जरा मैं आपसे चर्चा कर लूं, कल के टॉपिक तक मैं आपसे चर्चा कर लूं। कल जो आपने पढ़ा, आपने कल जो टॉपिक्स पढ़ा, मात्रकों की पद्धतियां पढ़ी। मात्रकों की पद्धतियों के बाद आपने जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक थे, अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की आपने परिभाषाएं पढ़ी हैं। बेटा आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं, माइक बंद करो। आवाज मत करो। तो बेटा आपने मात्रकों की परिभाषाएं पढ़ी, पूरा मात्रकों की परिभाषाएं पढ़ी। देखिए बेटा, मैं फिर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, और मैं क्या कहने वाला हूं। भौतिकी, भौतिकी मापन का क्षेत्र है। आप लोगों ने मात्रक पद्धतियां पढ़ ली। मैं जो आज आपसे टॉपिक पर बात कर रहा हूं, वो मैं बात करूंगा आपसे। आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा मापन में शुद्धता तथा त्रुटियां। मापन में शुद्धता तथा त्रुटियां, इस टॉपिक पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो आज आपका जो टॉपिक चलेगा वो एरर्स का चलेगा, त्रुटि का चलेगा। देखिए बेटा, मापन यानी किसी भी वस्तु का मापना, और मापन के लिए दो प्रकार का मापन हो सकता है अपना। वास्तविक मापन हो सकता है और आभासी मापन भी हो सकता है। आभासी मापन का मतलब मापित मान हो सकता है। देखिए जनरली हमें किसी भी वस्तु को मापना हो, जैसे हमें अनाज के ढेर को मापना हो, तो प्राय हम अपने खेतों में देखते हैं कि जब अनाज का ढेर होता है तो व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर उस अनाज के ढेर का मापन करता है। उस अनाज के ढेर को वो अपने अनुभव के आधार पर बताता है। और आपने सुना होगा, क्योंकि हम सब किसान परिवार से हैं, तो आपने अपने व्यवहार में ये बात, आपके जीवन में आपके जीवन में ये बात आई होगी कि यदि हमारे गेहूं, हमारा 2 बीघा खेत है और 2 बीघे खेत में से अगर हमारा गेहूं का कोई ढेरी लगी हुई है, तो उसमें हम उसको अनुभव के आधार पर उसकी माप करते हैं। और अनुभव के आधार पर हम ये कहते हैं कि भाई ये जो ढेरी है ये 40 मन की हो सकती है, 50 मन की हो सकती है, 60 मन की हो सकती है। इस प्रकार से जो ये मापन है बेटा, ये जो मापन है ये एक व्यवहारिक मापन है। अब ये जो व्यवहारिक मापन है, ये व्यवहारिक मापन हमारा वास्तविक भी हो सकता है। व्यवहारिक मापन हमारा वास्तविक भी हो सकता है और वास्तविक नहीं भी हो सकता। यानी एक्चुअलिटी में जितनी माप है उस डेयरी की, 40 मन अगर हम उसको कह के चलें, तो 40 मन भी हो सकता है। 40 मन से ऊपर वो 42 मन भी हो सकता है, वो 39 मन भी हो सकता है। लेकिन व्यक्तिगत जो मापन किया गया है, व्यवहारिक जो मापन किया गया है, अनुभव के आधार पर जो मापन किया है, वो मापन लगभग लगभग उस सीमा में ही रहता है जिस सीमा में उस अनाज का वास्तविक मापन है। तो अनुभव के आधार पर किया गया मापन वास्तविक मापन से ज्यादा हो सकता है, वास्तविक मापन से कम भी हो सकता है। हमारे दैनिक जीवन में और भी अनेक क्रियाएं होती हैं कि हम जैसे किसी लंबाई को मापते हैं, तो लंबाई के मापन में हम उसकी लंबाई चौड़ाई को देखकर ही बता देते हैं कि इसकी लंबाई इतनी मीटर होगी। अब इतने मीटर होगी, वो वास्तविक रूप से इतनी हो भी सकती है, वो वास्तविक रूप से इतनी नहीं भी हो सकती। तो इसका मतलब यह है कि जो भी हम मापन कर रहे हैं उस मापन में त्रुटि भी हो सकती है। और त्रुटि की केवल और केवल एक ही परिभाषा है कि किसी भी वस्तु के वास्तविक मापन और वास्तविक मान और आभासी मान के अंतर। आभासी मान का मतलब मैं मापित मान कह सकता हूं। किसी भी वस्तु के वास्तविक मान और मापित मान का अंतर
क्या कहलाता है बेटा? त्रुटि कहलाता है। त्रुटि की परिभाषा मैं दोबारा से एक बार आपको बोल रहा हूं। त्रुटि का मतलब है किसी भी वस्तु के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को हम त्रुटि कहते हैं। यानी हमने जो मापा है, अब मापने के लिए मापन हम अपने अनुभव के आधार पर कर सकते हैं, मापन हम किसी उपकरण के आधार पर कर सकते हैं। अगर हम मापन किसी अनुभव के आधार पर कर रहे हैं तो अनुभव के आधार पर वो मापन हमारा अधिक भी हो सकता है, वो मापन हमारा कम भी हो सकता है। अगर हम यंत्र के जरिए कर रहे हैं तो देखिए बेटा, कोई भी यंत्र यानी जो भी यंत्र हमारे पास उपलब्ध है, उस यंत्र के द्वारा वो मापा गया मान यथार्थ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। यानी यंत्र के द्वारा जो मापन किया गया है वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? हो सकता है यंत्र में कोई ना कोई गड़बड़ी हो गई हो। क्लियर बेटा? तो यंत्र के द्वारा भी मापन यथार्थ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, हम मापन किसी भी प्रकार से करें, अनुभव से करें, यंत्र से करें, अनुभव और यंत्र के द्वारा जो मापे गए मान हैं वो मान वास्तविक मान से कम भी हो सकते हैं और वास्तविक मान से वो ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि यंत्र और अनुभव के आधार पर मापे गए मानों में क्या हो सकती है? त्रुटि हो सकती है। क्या हो सकती है? त्रुटि हो सकती है। तो त्रुटि की जो डेफिनेशन है, त्रुटि की जो डेफिनेशन है वो यही जो डेफिनेशन है, वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। तो इसकी आप परिभाषा नोट करें। आप परिभाषा नोट करें सभी बच्चे। आप हेडिंग डालें, मापन में शुद्धता एवं त्रुटि। आप परिभाषा लिखें बेटा। किसी भी राशि के किसी भी राशि के वास्तविक मान किसी भी राशि के वास्तविक मान एवं मापित मान के अंतर को किसी भी राशि के वास्तविक मान एवं मापित मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। वास्तविक मान एवं मापित मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि कहते हैं। त्रुटियां निम्न प्रकार की होती हैं। त्रुटियां निम्न प्रकार की होती हैं। देखिए बेटा, त्रुटियों के प्रकार हैं आपके। पहला प्रकार है क्रमबद्ध त्रुटि। पहला प्रकार है आपका बेटा क्रमबद्ध त्रुटि यानी सिस्टमैटिक एरर्स। दूसरी दूसरी आपकी बेटा यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर्स। यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर्स। और तीसरे प्रकार की होती है स्थूल त्रुटि यानी कि ग्रॉस एरर। जरा आप समझें, तीनों त्रुटियों को समझें आप। त्रुटि का मतलब आपने समझ लिया, वास्तविक मान और मापित मान का अंतर त्रुटि कहलाता है। त्रुटियां तीन प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा प्रकार है यादृच्छिक त्रुटि, तीसरा प्रकार है स्थूल त्रुटि यानी फर्स्ट जो त्रुटि है वो सिस्टमैटिक एरर्स, सेकंड जो है रैंडम एरर्स और तीसरी है ग्रॉस एरर्स। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं सबसे पहले आपसे चर्चा करना चाहूंगा क्रमबद्ध त्रुटि पर। देखिए क्रमबद्ध त्रुटि का मतलब होता है कि ऐसी त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात होता है, यानी हमें पता होता है कि हमने कमी कहां की है, हमें पता है कि हमें मापन में हमसे गलती कहां हुई है। तो ऐसी त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात होता है, उन त्रुटियों को हम कौन सी त्रुटि कहते हैं? क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। बेटा, इन त्रुटियों में हम कमी कर सकते हैं, इन त्रुटियों में हम क्या कर सकते हैं?
कमी कर सकते हैं। दूसरे प्रकार की त्रुटियां आपकी यादृच्छिक त्रुटियां हैं। ये त्रुटियां अत्यधिक भिन्नता के कारण उत्पन्न होती हैं। किसी भी मापन में यदि अत्यधिक भिन्नता आ गई है, यानी कि वो त्रुटि दूर ही नहीं हो रही है, यानी कोई भी ऑपरेटर एग्जैक्ट मान तक ही नहीं पहुंच रहा है, यानी अत्यधिक भिन्नता के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है, उस त्रुटि को हम क्या कहते हैं? रैंडम एरर्स कहते हैं। देखिए बेटा, रैंडम एरर्स अगर कोई त्रुटि है, यानी हमने किसी यंत्र के द्वारा मापन किया और मापन करने में हम उस वास्तविक मान तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब हमें यदि इस त्रुटि को में कमी करना है, यानी वास्तविक मान तक पहुंचना है, तो वास्तविक मान के लिए हमें करना क्या होगा? हमें अधिक से अधिक क्या लेने होंगे? प्रेक्षण लेने होंगे। हमें अधिक से अधिक क्या लेने होंगे? प्रेक्षण लेने होंगे, और उन प्रेक्षणों का हमें औसत ज्ञात करना पड़ेगा। अधिक से अधिक प्रेक्षण लेकर जब हम उसका औसत ज्ञात कर लेंगे, तो वो औसत मान किसके बराबर हो जाएगा? वास्तविक मान के बराबर, यानी जिस राशि का जो वास्तविक मापन है, उस वास्तविक मापन के हम निकट पहुंच जाएंगे। कब पहुंच जाएंगे? कब पहुंच जाएंगे? हम उस राशि के लिए अधिक से अधिक क्या लें? प्रेक्षण लें, और प्रेक्षण लेके उन प्रेक्षणों का क्या निकाल लें? औसत निकाल लें। तो औसत मान किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? वास्तविक मान के बराबर। क्लियर बेटा? तीसरी त्रुटि हमारी स्थूल त्रुटि होती है। स्थूल त्रुटि का मतलब व्यक्ति की असावधानी के कारण, व्यक्ति की लापरवाही के कारण, व्यक्ति की लापरवाही के कारण मापन में जो त्रुटि आती है, उस त्रुटि को हम क्या कहते हैं बेटा? स्थूल त्रुटि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको स्थूल त्रुटि के विषय में बता सकता हूं कि जैसे आप कोई गणना कर रहे हो, आप मैथमेटिक्स की कोई गणना कर रहे हो और आपको आंसर लाना है, और आंसर लाने के लिए आपकी कोई वैल्यू, जैसे डेल्टा एक्स मैं मान के चल रहा हूं, और डेल्टा एक्स आपकी 1000 है, और 1000 की जगह आपने लापरवाही से, जल्दबाजी में यदि डेल्टा एक्स की जगह आपने 100 रख दिया, तो निश्चित बात है कि आपका जो आंसर है वो कैसा आएगा? गलत आएगा। कैसा आएगा बेटा? वो गलत आएगा। तो ये त्रुटि जो आई, वो त्रुटि किसके कारण आई? ये त्रुटि किसके कारण आई? ये त्रुटि आपकी लापरवाही के कारण आई, क्योंकि आपने उस आंसर को लाने में जल्दबाजी व्यक्त की है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर जैसे आपकी मार्कशीट वगैरह कोई तैयार कर रहा है, या जैसे विद्यालय होता है, उस विद्यालय में यदि हम कंप्यूटर से मार्कशीट तैयार करें और लापरवाही का अगर हम इस्तेमाल करें, और किसी बच्चे की 83% यदि हमें व्यक्त करनी है, और 83 नंबर अगर एक सब्जेक्ट में देने हैं, तो हमें पहले कीबोर्ड का 8 दबाना पड़ेगा, फिर कितना दबाना पड़ेगा? 3 दबाना पड़ेगा। लेकिन लापरवाही ये हो जाए कि कीबोर्ड का 8 की जगह पहले 3 दब जाए, और फिर 3 की जगह क्या दब जाए? 8 दब जाए, तो आपके अंक कितने रह जाएंगे? आपके अंक रह जाएंगे 38। इसका मतलब लापरवाही के कारण कितनी बड़ी त्रुटि हो गई। जब 83 अंक आने चाहिए, आपके अंक कितने अर्जित दर्ज हो गए? 38 अंक दर्ज हो गए। तो ये त्रुटि, इस प्रकार की त्रुटि, यानी आदमी की स्वयं की लापरवाही के कारण जो त्रुटि आती है मापन में, उस त्रुटि को हम क्या कहते हैं? स्थूल त्रुटि कहते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है भाई। दूसरा तरीका, कोई भी जो यंत्र है, हम उस यंत्र के विषय में जानते नहीं है, उसके सही तरीके से हमने उसको चलाना नहीं जानते हैं, तो निश्चित बात है उस यंत्र से हम गलत तरीके से भी क्या लेंगे? पाठ्यांक लेंगे। गलत तरीके से अगर पाठ्यांक लेंगे और उस पाठ्यांक को हम गणना में रखेंगे, तो निश्चित बात है हमें, हमारे पास मापन में क्या होगी? बहुत बड़ी त्रुटि हो जाएगी। क्लियर? तो बेटा मैं चाहूंगा कि आप पहली हेडिंग डालें क्रमबद्ध त्रुटि, इंग्लिश में लिख लें सिस्टेमेटिक एरर्स। सिस्टेमेटिक एरर्स। क्रमबद्ध त्रुटि में आप लिखें लिखिए, इस प्रकार की त्रुटियों का ज्ञात होता है, इस प्रकार
की त्रुटियों का कारण ज्ञात होता है तथा इन त्रुटियों में इस प्रकार की त्रुटियों का कारण ज्ञात होता है तथा तथा इस प्रकार की त्रुटियों का कारण ज्ञात होता है तथा इन त्रुटियों में कमी लाई जा सकती है। इन त्रुटियों में कमी लाई जा सकती है। आगे लिखे बेटा, इन त्रुटियों के मुख्य कारण निम्न हैं। मुख्य प्रकार निम्न हैं। इस त्रुटि के मुख्य प्रकार निम्न हैं। देखिए, क्रमबद्ध त्रुटि किस किस प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। उसका पहला प्रकार यंत्रों के कारण। यंत्रों के कारण पहला प्रकार। देखिए बेटा, मैं बात कर रहा हूं क्रमबद्ध त्रुटि पर। क्रमबद्ध त्रुटि किस प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। उसका पहला प्रकार है यंत्रों के कारण। यंत्र के कारण किस प्रकार से हो सकता है कि हम जिस यंत्र का उपयोग कर रहे हैं उस यंत्र की बनावट में, उसके निर्माण में कोई ना कोई कमी हो। कोई ना कोई कमी हो सकता है उस यंत्र का कोई पेच ही ढीला हो सकता है उस यंत्र का कोई पेच ही ढीला हो। क्लियर। तो निश्चित बात है, अगर यंत्र की बनावट, उसके निर्माण में यदि कोई कमी है तो वो उस यंत्र के द्वारा मापा गया मान कैसा होगा, त्रुटिपूर्ण होगा। कैसा होगा, त्रुटिपूर्ण होगा। तो आप लिखें, ये त्रुटि यंत्र की बनावट एवं ये त्रुटि यंत्र की बनावट एवं निर्माण में, यंत्र की बनावट एवं निर्माण में त्रुटि के कारण, निर्माण में त्रुटि के कारण उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है। दूसरा प्रकार बेटा व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि के कारण। व्यक्तिगत त्रुटि के कारण इसका मतलब यह है कि जिस यंत्र का हम उपयोग कर रहे हैं, हो सकता है उस यंत्र को उपयोग जो व्यक्ति कर रहा है, उस व्यक्ति को उस यंत्र के उपयोग करने का अनुभव ही ना हो। तो निश्चित बात है कि जो मापन होगा वो कैसा होगा, त्रुटिपूर्ण होगा। आप लिखें, इस प्रकार की त्रुटि, इस प्रकार की त्रुटि किसी भी व्यक्ति के, इस प्रकार की त्रुटि किसी भी व्यक्ति के अनुभव, किसी भी व्यक्ति के अनुभव में कमी के कारण, अनुभव में कमी के कारण उत्पन्न होती है। अनुभव में कमी के कारण उत्पन्न होती है। तीसरा पॉइंट, पूर्ण स्थिरता की कमी। पूर्ण स्थिरता की कमी, पूर्ण स्थिरता की कमी से त्रुटि, इसका मतलब आप समझें, पूर्ण स्थिरता की कमी से त्रुटि कैसे रह सकती है। देखिए बेटा, पूर्ण स्थिरता की कमी का मतलब है वे त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात है, हमें पता है कि इसका क्या कारण है, लेकिन हम उस कमी को दूर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी त्रुटियां पूर्ण स्थिरता की कमी से त्रुटि या अपूर्णता, या अपूर्णता के कारण त्रुटि कहलाती है। तो आप लिखिए,
पूर्ण स्थिरता की कमी में त्रुटि आप लिखें वे त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात होते हुए भी वे त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात होते हुए भी उन्हें दूर नहीं किया जा सकता, उन्हें वे त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात होते हुए भी जिनका कारण ज्ञात होते हुए भी उन्हें दूर नहीं किया जा सकता, दूर नहीं किया जा सकता। पूर्ण स्थिरता की कमी, पूर्ण स्थिरता की कमी या अपूर्णता, पूर्ण स्थिरता की कमी या अपूर्णता त्रुटि कहलाती है। दोबारा सुन लीजिए बेटा, वे त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात होते हुए भी उन्हें दूर नहीं किया जा सकता, उन्हें दूर नहीं किया जा सकता। पूर्ण स्थिरता, पूर्ण स्थिरता की कमी या अपूर्णता, अपूर्णता या अपूर्णता, अपूर्णता त्रुटि कहलाती है, अपूर्णता त्रुटि कहलाती है। आगे बेटा चौथा लिखें नियत त्रुटि। नियत त्रुटि, देखिए बेटा नियत त्रुटि का मतलब है कि यदि हम बार बार प्रेक्षण ले रहे हैं और सभी प्रेक्षणों में मापे गए मान एक जैसे ही आ रहे हैं, हम प्रेक्षण ले रहे हैं और सभी प्रेक्षणों में मापा गया मान वही आ रहा है जो पहले प्रेक्षणों में आया, तो इस प्रकार की त्रुटि हमारी क्या कहलाएगी? नियत त्रुटि कहलाएगी। कांस्टेंट एरर, वो त्रुटि हमारी क्या कहलाएगी? नियत त्रुटि कहलाएगी। लिखिए भाई, यदि यदि सभी प्रेक्षणों में समान त्रुटि की, यदि सभी प्रेक्षणों में समान त्रुटि की पुनरावृत्ति होती है, समान प्रेक्षणों की पुनरावृत्ति होती है, तो समान प्रेक्षणों की पुनरावृत्ति होती है तो यह त्रुटि नियत त्रुटि कहलाती है। यह त्रुटि, दोबारा से सुने सभी बच्चे। अब मैं बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुना करें आप। दोबारा बोले, दोबारा सुन रहे। यदि सभी प्रेक्षणों में, यदि, एक तो माइक बंद करो आप, ये आवाज आ रही है आपकी। यदि सभी प्रेक्षणों में समान त्रुटि की पुनरावृत्ति होती है, यदि सभी प्रेक्षणों में समान त्रुटि की पुनरावृत्ति होती है तो यह त्रुटि नियत त्रुटि कहलाती है, तो यह त्रुटि नियत त्रुटि कहलाती है। अगला पॉइंट, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। देखिए भाई, अगर प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग के समय ताप में, दाब में, वायु के वेग में, आर्द्रता में आदि बाह्य कारकों में यदि परिवर्तन हो जाए तो भी त्रुटि उत्पन्न
हो सकती है। यानी कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जो प्रयोग बाह्य कारक जैसे ताप, दाब, आर्द्रता आदि पर निर्भर करते हैं। यदि इनमें से किसी भी कारक में परिवर्तन होगा तो निश्चित बात है उस मापन में क्या आ जाएगी, त्रुटि आ जाएगी। तो इस प्रकार की त्रुटि बाह्य कारकों के कारण भी उत्पन्न हो सकती है। तो आप लिखे इसमें, लिखिए प्रयोग के समय, प्रयोग के समय कौमा दाब, ताप कौमा दाब कौमा वायु वेग, वायु वेग, ताप कौमा दाब, प्रयोग के समय ताप कौमा दाब कौमा वायु वेग कौमा आर्द्रता, कौमा आर्द्रता आदि आदि बाह्य कारकों में, आदि बाह्य कारकों में परिवर्तन हो जाने से भी, परिवर्तन हो जाने से भी त्रुटि, त्रुटि उत्पन्न होती है। परिवर्तन हो जाने से भी त्रुटि उत्पन्न होती है, त्रुटि उत्पन्न होती है। ये आपके प्रकार क्रमबद्ध त्रुटि के, इसके बाद आप यादृच्छिक त्रुटि हेडिंग डालें, रैंडम एरर्स, यादृच्छिक त्रुटि, दूसरा प्रकार है यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर्स। दूसरा प्रकार लिखेंगे बेटा इसमें, इस प्रकार की त्रुटियां, इस प्रकार की त्रुटियां अत्यधिक भिन्नता के कारण, अत्यधिक भिन्नता के कारण, अत्यधिक भिन्नता के कारण होती हैं, अत्यधिक भिन्नता के कारण होती हैं। कभी कभी, कभी कभी इस प्रकार की त्रुटियां, कभी कभी इस प्रकार की त्रुटियां अवसरीय, अवसरीय त्रुटियां कहलाती हैं। अवसरीय त्रुटियां कहलाती हैं। अवसरीय त्रुटियां कहलाती हैं। आगे नोट करें, इस प्रकार की त्रुटि को, इस प्रकार की त्रुटि को अंकगणितीय माध्य, इस प्रकार की त्रुटि को अंकगणितीय माध्य के द्वारा, अंकगणितीय माध्य के द्वारा कम करके, अंकगणितीय माध्य के द्वारा कम करके, अंकगणितीय माध्य के द्वारा कम करके शुद्धतम, शुद्धतम मान, शुद्धतम मान प्राप्त किया जा सकता है। शुद्धतम मान प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, पैराग्राफ चेंज करके लिखें, माना किसी राशि के लिए, माना किसी राशि
के लिए लिए गए, माना किसी राशि के लिए, माना किसी राशि के लिए लिए गए, टैप करो, अब सुने, माना किसी राशि के लिए लिए गए, लिए गए पाठ्यांकों का मान क्रमशः A1 कॉमा A2 कॉमा A3 डॉट 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 AN है, तब A माध्य, जिसको A से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस AN अपॉन N, ये इसका वास्तविक मान होगा। नेक्स्ट प्रकार लिखें, स्थूल त्रुटियां, ग्रॉस एरर, तीसरा प्रकार स्थूल त्रुटि, स्थूल त्रुटि ग्रॉस एरर। नोट करें इसको, इसमें लिखें बेटा, व्यक्ति की असावधानी के कारण, व्यक्ति की असावधानी के कारण मापन में, व्यक्ति की असावधानी के कारण मापन में जो त्रुटि आ जाती है, मापन में जो त्रुटि आ जाती है उसे उसे स्थूल त्रुटि, उसे स्थूल त्रुटि कहते हैं, उसे स्थूल त्रुटि कहते हैं। इनके उत्पन्न होने के, इनके उत्पन्न होने के निम्न कारण हैं। इनके उत्पन्न होने के निम्न कारण हैं। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, उपकरण का समायोजन किए बिना पाठ्यांक लेना। दूसरा पॉइंट, गलत तरीके से पाठ्यांक लेना। तीसरा पॉइंट, पाठ्यांक को लिखते समय गलत लिख देना। ये बेटा बोर्ड पे लिख रहे हैं।
पाठ्यांक को लिखते समय गलत लिख देना। अगला पॉइंट, गणना में पाठ्यांक का मान गलत रख देना। नोट कर लीजिए इसको। चारों पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर हैं। गणना में पाठ्यांक का गलत मान रख देना। गलत मान, पाठ्यांक का मान गलत रख देना, गलत रख देना। आगे हेडिंग डालेंगे आप, परम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि। एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर्स और परसेंटेज एरर्स। एब्सोल्यूट परम त्रुटि, रिलेटिव आपेक्षिक त्रुटि और परसेंटेज का मतलब प्रतिशत त्रुटि। परम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। इंग्लिश शब्द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, हेडिंग डालना है। हाँ जी, आप हेडिंग डालेंगे परम त्रुटि। परम त्रुटि या इसको निरपेक्ष त्रुटि भी कह सकते हैं। देखिए बेटा, परम त्रुटि का मतलब ही वास्तविक मान और प्रेक्षित मान। प्रेक्षित मान का मतलब मापा गया मान। वास्तविक मान और मापे गए मान का अंतर क्या कहलाता है? परम त्रुटि कहलाता है। परम त्रुटि को हम डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं और परम त्रुटि जो होती है वो प्रत्येक प्रेक्षण में निकाली जा सकती है। पर अमन, ये माइक क्यों खोल रखा भाई? अमन, माइक बंद करो। हाँ जी, परम त्रुटि का मतलब वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को क्या कहते हैं? परम त्रुटि कहते हैं। इसको डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। परम त्रुटि को प्रत्येक प्रेक्षण में निकाला जाता है। परम त्रुटि हमारी धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। क्लियर? आप लिखिए, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को
के अंतर को परम त्रुटि कहते हैं। परम त्रुटि कहते हैं। इसे डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखें। यदि A1, A2, A3 डॉट डॉट AN, A1, A2, A3 डॉट डॉट AN किसी व्यक्ति के द्वारा मापे गए मान हैं, तब इनका अंकगणितीय माध्य किसके बराबर होगा? वास्तविक मान के बराबर या शुद्ध मान के बराबर। तब इनका अंकगणितीय माध्य वास्तविक मान के बराबर होगा। अतः इनका अंकगणितीय माध्य आप निकाल लीजिए। AM बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN अपॉन N। ये आपका वास्तविक मान आ गया। अब वास्तविक मान में से हमको कौन सा मान घटाना है? मापित मान। वास्तविक मान में से कौन सा मान घटाना है? मापित मान। तो क्या निकल के आएगी? हमारी परम त्रुटि निकल के आएगी। क्लियर? ठीक है सर। तो हम लिख सकते हैं परम त्रुटि की परिभाषा से, परम त्रुटि की परिभाषा से देखो, पहले प्रेक्षण में परम त्रुटि माना कि डेल्टा A1 है। A1 बराबर क्या हो जाएगा? AM माइनस के A1। दूसरे में डेल्टा A2 है तो AM माइनस के A2। तीसरे में डेल्टा A3 है तो AM माइनस के A3 डॉट 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 डॉट। N प्रेक्षण में डेल्टा AN बराबर AM माइनस के क्या आ जाएगा? AN। क्लियर? एक मिनट, ऊपर ऊपर लिख देता हूं। परम परम त्रुटि की परिभाषा से ऊपर लिख देता हूं मैं। परम त्रुटि की परिभाषा से पहले प्रेक्षण में त्रुटि माना कि डेल्टा A1 है, वास्तविक मान AM, और पहले प्रेक्षण का मापित मान क्या हो गया? A1। तो ये पहले प्रेक्षण की त्रुटि हो गई। दूसरे की डेल्टा A2, AM माइनस के A2। तीसरे की डेल्टा A3 यानी AM माइनस के A3। आगे डॉट डॉट चलती जाएगी N प्रेक्षणों तक। तो Nवें प्रेक्षण में डेल्टा AN, AM माइनस के क्या हो गई? AN। आप नोट करें। कर लिया सभी ने? आज ग्रीस सोलंकी ना बोल रहा। हाँ भाई ग्रीस, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? बढ़िया, सही आ रहा है समझ में? है? ओके, लिख लिया? ओके, आगे चलें। आगे लिखें। परम त्रुटि का मान, परम त्रुटि का मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। परम त्रुटि का मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। देखिए बेटा, अगर
कोई मापन हमारो A1 A2 A3 AN में थे, कोई मापन अगर AM से अधिक है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा, और कम है तो कैसा मान प्राप्त होगा? धनात्मक मान प्राप्त होगा। अगर बराबर है तो कैसा मान प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। क्लियर? आगे आप हेडिंग डालेंगे माध्य परम त्रुटि। परम त्रुटि हो गई आपकी, आगे हेडिंग डालें माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि माध्य परम त्रुटि, ध्यान दें, माध्य परम त्रुटि का जो मतलब है वो परम त्रुटि के परिमाण का अंकगणितीय माध्य। परम त्रुटियों के परिमाण के अंकगणितीय माध्य को हम क्या कहेंगे? माध्य परम त्रुटि। ध्यान दें, परिमाण के लिए हम जो भी हमारी त्रुटि है उसको मोड के अंदर रखते हैं, मॉडुलस के अंदर, और मॉडुलस में जब हम रखते हैं तो धनात्मक मान धनात्मक रहता है और ऋणात्मक भी कैसे रहता है? धनात्मक। यानी परिमाण हमेशा किसके रूप में होता है? धनात्मक वैल्यू के रूप में होता है। इसको देखो डेल्टा ए बार से प्रदर्शित करेंगे। डेल्टा ए बार बराबर मोड ऑफ डेल्टा ए वन प्लस के मोड ऑफ डेल्टा ए टू प्लस मोड ऑफ डेल्टा ए थ्री प्लस डॉट 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 प्लस के मोड ऑफ डेल्टा ए एन अपॉन एन। ये हो गया हमारा माध्य परम त्रुटि। इसके बाद हम आपेक्षिक त्रुटि निकालें। अगला पॉइंट आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि, इसका फॉर्मूला होगा माध्य परम त्रुटि बटे माध्यमान। इसके लिए मैं लिख सकता हूं माध्य परम त्रुटि बटे माध्यमान, यानी कि इसको लिख सकते हैं डेल्टा ए बार अपॉन ए एम। इसके बाद आपकी प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि ये होगी आपेक्षिक त्रुटि इंटू 100%, यानी कि डेल्टा ए बार अपॉन ए एम इंटू 100%। ये आपकी प्रतिशत त्रुटि रही। नोट कर लें इनका। हाँ बेटा, नोट कर लिया सभी बच्चों ने? गिरीश, सूचना दीजिए, आपने नोट कर लिया क्या? अच्छा नहीं किया, कर लो कर लो। बेटा देखिए, माध्य परम त्रुटि है। माध्य परम त्रुटि का मतलब क्या हुआ है? जो हमारी परम त्रुटि हम निकालते हैं ना बेटा, उनके परमाणु के, उनके परमाणु का क्या निकाल दीजिए? माध्य निकाल दीजिए। परमाणु हमेशा कैसे रहता है? धनात्मक। अब जैसे पहले प्रेक्षण में डेल्टा ए वन त्रुटि है तो डेल्टा ए वन का परमाणु प्लस डेल्टा ए टू का परमाणु प्लस डेल्टा ए थ्री का परमाणु। एन प्रेक्षण है प्लस के डॉट 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 डेल्टा ए एन का परमाणु और एन का दे दीजिए भाग। जैसे 5 प्रेक्षण ले लिए तो 5 बार जोड़ना पड़ेगा, 5 का भाग दे दीजिए। ऐसे ही
आपको आपेक्षिक त्रुटि निकालनी है, माइक बंद करो ग्रीस, माइक बंद करो। आपको आपेक्षिक त्रुटि निकालनी है तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है, माध्य परम त्रुटि में माध्यमान का क्या दे दीजिए, भाग। अब माध्यमान आप कैसे निकालोगे, माध्यमान हमारा वास्तविक मान होता है, उसके लिए जो हमारे पास प्रेक्षण दिए गए हैं उन प्रेक्षणों का अंकगणितीय माध्य ज्ञात करके माध्यमान आ जाता है। तो डेल्टा ए बार अपॉन ए एम हो गया, आपकी प्रतिशत त्रुटि है, आपेक्षिक त्रुटि का गुणा 100 से कर दीजिए। ये आपकी फॉर्मूले हैं। अब आप इनको एक सवाल के जरिए समझ लीजिए, सवाल से आपकी ये बातें समझ में आ जाएंगी। आप एक प्रश्न लिखें, क्वेश्चंस लिखें। एक लिखिए बेटा, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, प्रश्न लिखिए। आवाज नहीं आनी चाहिए, ध्यान से पढ़ें। प्रश्न लिखें आप, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 1.52, 1.48, 1.5, 1.54, 1.46, 1.46 मापा गया है, यानी ये प्रेक्षित मान है आपके, मापा गया है। निम्न की गणना कीजिए, निम्न की गणना कीजिए। पहला पॉइंट औसत मान, दूसरा पॉइंट परम त्रुटि, तीसरा पॉइंट आपेक्षिक त्रुटि, चौथा पॉइंट प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, ये आपको ज्ञात करना। सबसे पहले मैं औसत मान ज्ञात कर लूं, और औसत मान ही इसकी माध्य वैल्यू होती है। तो पहला पॉइंट औसत मान, औसत मान प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की क्या होती है, संख्या। जरा ध्यान दें बेटा, अपवर्तनांक को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ये μ1 हो गया, ये μ2 हो गया, ये μ3 हो गया, ये μ4 हो गया, और ये क्या हो गया, μ5। यानी आपके लिए प्रेक्षण कितने दे रखे हैं, 5। तो पांचों प्रेक्षणों को जोड़ के 5 का क्या दे दोगे, भाग दे दोगे। तो औसत मान, यानी औसत मान को हम व्यक्त कर सकते हैं μm से, μm से। μm क्या हो जाएगा, μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस डॉट डॉट कर दो, प्लस के μ5 अपॉन कितना, 5। μ1 की जगह 1.52, 1.48 प्लस के 1.5 प्लस के 1.54 प्लस के 1.46 अपॉन हो गया 5। μm बराबर, इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 की 0 हासिल 2, 2 और 4 6, 6 5 11 और 5 16 और 4 20 और 5 25 का 5 का हासिल लगी 2, 2 और 5 7, 7.5 बटे 5, 5 का भाग दोगे तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी 1.5। 1.5 ये आपका औसत मान आ गया। क्लियर बात। अब आपको परम त्रुटि निकालनी है। दूसरा पॉइंट, परम त्रुटि। आप परम त्रुटि निकालोगे तो परम त्रुटि प्रत्येक प्रेक्षण में निकलेगी। पहले प्रेक्षण के लिए परम त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा μ1 बाई डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं, ए की जगह आपने म्यू लिख दिया। डेल्टा μ1 बराबर डेल्टा म्यू माइनस के क्या हो जाएगा, μ1 बराबर 1.5 माइनस के कितना है, 1.52। ऐसे ही डेल्टा μ2, μm आपका 1.5
दूसरा प्रेक्षण कितना है 1.48। ऐसे ही डेल्टा म्यू थ्री 1.5। तीसरा प्रेक्षण क्या है 1.5। डेल्टा म्यू फोर आपका चौथा प्रेक्षण क्या है 1.54 आपके लिए डेल्टा म्यू फाइव। आपका अगला प्रेक्षण क्या है 1.46। इसको घटाते चले, यहां से बचेगा माइनस के 0.02, यहां से बचेगा 0.02, यहां से बचेगा 0, यहां से बचेगा माइनस के 0.04 और यहां से बचेगा 0.04। ये आपकी परम त्रुटियां हुई। बेटा वास्तविक मान में से मापित मान को घटा दीजिए। वास्तविक मान में से क्या घटा रहे हैं मापित मान। पहले ध्यान से सुनो, आपने क्या परिभाषा लिखी है, आपने परिभाषा लिखी है वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का अंतर क्या कहलाता है परम त्रुटि कहलाता है। वास्तविक मान को हम ज्ञात कैसे करते हैं माध्य निकाल के ज्ञात करते हैं। तो हमने ये हमको अपवर्तनांक दे दी है, अब अपवर्तनांक को हम व्यक्त किससे करते हैं म्यू से। तो ये म्यू वन है, ये म्यू टू है, ये म्यू थ्री है, ये म्यू फोर है और ये क्या है म्यू फाइव। तो पहले हमने औसत निकाल दी हो, औसत को मतलब ही माध्य रे, जैसे एम रे ऐसे ही आते काटेंगे म्यू एम। तो म्यू एम बराबर म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस म्यू थ्री प्लस म्यू फोर प्लस म्यू फाइव बटे कितने कागो 5। ये हमने 5 जोड़ दिए, 5 को भाग दे दियो कितने कागो 1.5। समझ रहे हैं माध्य समझ में आएगा। हेलो अभी कौन सा बच्चा बोला था ये माध्य समझ में माध्य आ गया। अभी माध्य का के अलावा को वास्तविक मान। तो अब जैसे पहले प्रेक्षण की परम त्रुटि निकालनी है तो पहले प्रेक्षण की परम त्रुटि क्या होगी डेल्टा ए वन, ए वन की जगह क्या हो जाएगा डेल्टा म्यू वन। तो डेल्टा म्यू वन के लिए उसमें सूत्र क्या है ए एम माइनस के ए वन। तो ए एम की जगह क्या हो जाएगा म्यू एम माइनस के म्यू वन और म्यू एम को मान कितने के 1.5। 1.5 में से पहला प्रेक्षण का 1.52, 1.52 घटाया तो कितना आया 0.02। कैसा आया ऋणात्मक, क्यों ऋण संख्या क्या है इधर बड़ी है। अब ऐसे ही दूसरे प्रेक्षण में से म्यू एम माइनस के म्यू टू, तो म्यू एम 1.5, इसमें से दूसरा प्रेक्षण 1.48 घटा दिया 0.02। म्यू थ्री 1.5 में से 1.5 घटा दिया 0। चौथा हो गया 1.5, 1.5 में से 1.54 घटा दिया 0.04 ऋणात्मक। और ये पांचवा प्रेक्षण 0.04। क्या दिक्कत है इसमें बताओ, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। ओके अब बेटा आपको आपेक्षिक त्रुटि चाहिए तो आपेक्षिक त्रुटि का आप सूत्र देखिए आपके पास क्या लिखा है। आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र लिखा है माध्य परम त्रुटि बटे माध्यमान। लिखा के नहीं लिखा है ग्रीस, लिखा के नहीं लिखा है। माध्य परम त्रुटि का जो आपेक्षिक त्रुटि का जो सूत्र लिखा है वो लिखा है माध्य परम त्रुटि बटे माध्यमान। लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। हाँ तो अब आपको क्या निकालनी पड़ेगी माध्य परम त्रुटि निकालनी पड़ेगी। तो पहले आप माध्य परम त्रुटि निकालो। तो माध्य परम त्रुटि ध्यान दीजिए, तीसरा पॉइंट आपको माध्य परम त्रुटि निकालनी है। माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि को आपने ऐसे व्यक्त किया था डेल्टा ए बार से। तो डेल्टा ए बार की जगह डेल्टा म्यू बार हो जाएगा और डेल्टा म्यू बार की जगह डेल्टा म्यू म्यू वन प्लस डेल्टा म्यू टू। कितनी बार जोड़ना पड़ेगा इसको 5 बार जोड़ना पड़ेगा डेल्टा म्यू फाइव अपॉन कितना 5। तो देखिए भाई पहलो प्रेक्षण कितने का 0.02। अब हमको ऋणात्मक संख्या किसकी लेनी है धनात्मक लेनी है प्लस के। दूसरा प्रेक्षण 0.02, तीसरा 0, चौथा 0.04 और पांचवा भी 0.04। जोड़ दीजिए बटे 5, 2 और 2 4 और 4 8 और 4 12, 0.12 बटे कितना आ गया 5। 0.5 का भाग दीजिए कितनी बार जाता है, कितनी बार गया कितनी बार गया
0.024 बार गया, ये आ गया 0.024 आ गया। इसको लगभग 0.024 को आप 30 अंक आ गया ना, 4 को भले छोड़ सकते हैं हम, 4 को भले हम छोड़ सकते हैं। 0.024 की जगह अगर 0.02 भी लेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब माध्य परम त्रुटि आ गई। अब आपको क्या निकालना है? आपेक्षिक त्रुटि है बेटा, माइनस सब प्लस हो जाते हैं, हम परमाण ले रहे हैं। माध्य परम त्रुटि के लिए क्या बोला था? ये मॉडुलस नहीं लग रहे। जब मॉडुलस लग जाता है तो ऋण संख्या किसकी हो जाती है? धनात्मक हो जाती है, क्योंकि माध्य परम त्रुटि में हम परम त्रुटि के क्या लेते हैं? परमाण लेते हैं, और परमाण का मतलब होता है धनात्मक। समझ में आ गई बात? हाँ, इधर ध्यान दीजिए, परमाण वैल्यू लेते हैं बेटा, परमाण का मतलब धनात्मक होता है। अगला पॉइंट, आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, डेल्टा ए बार अपॉन ए एम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा म्यू बार अपॉन म्यू एम। 0.024 की जगह 0.02 भी चलेगा, और म्यू एम की जगह कितना आया है? 1.5 1.5 का भाग दे दीजिए। अब आपको प्रतिशत निकालनी है। प्रतिशत त्रुटि आप भाग दे लेना। प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? आपेक्षिक त्रुटि गुणा 100%। कितनी बार भाग जा रहा है ये देख लीजिए आप। इसका भाग देंगे तो 0.013 बनेगा, 1.5 का देंगे 0.013। तो आपेक्षिक त्रुटि कितनी? 0.013 इंटू 100 गुणा करेंगे तो 1.3%। नोट कर लीजिए। सभी बच्चे नोट कर रहे हैं? आपकी क्लास अब ऑफ होने वाली है। जिन जिन बच्चों ने नोट कर लिया है वो बोल के बताएं। ग्रीस बोला है सबसे पहले मुझे। सीमा कर लिया? अंतिमा? ओके, सीमा? अमन कर लिया? हाँ कर लो कर लो। कितना टाइम लगेगा सीमा? आओ तेरी, कर कर कर, जल्दी कर जल्दी कर, जल्दी कर जल्दी कर। ठीक ठीक। ओके ओके, ये सीमा बहन जी बोलेंगे तब ऑफ करूंगा क्लास। अमन कुमार? हाँ जी बेटा। नहीं नहीं बेटा, वो वही 4 वाले हैं, ये तो फिर अन्य वाले हो जाते हैं। ठीक है, उसको जो पार्ट में भी वैसी चीज रह गई है आपकी पढ़ने लायक, उसको वैसे पढ़ लेना। ठीक है, आगे चलते रहेंगे। टॉपिक प्रकृति के 4 ही बल है जो आपको लिखा है। हाँ जी बेटा। हाँ बोलो मत, बोलो मत।
ओके ओके। तो मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं बेटा, ऑफ कर रहा हूं अब। नमस्कार नमस्कार।